आज का टॉपिक है हमारा सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस। तो ये चैप्टर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको हमने पहले छोड़ा हुआ था, इसलिए छोड़ा था कि इस टॉपिक को समझने के लिए सोशियोलॉजी के मुतालिक पहले कुछ चीज़ों का, जैसे कस्टम्स हैं, सोशल इंट्रैक्शन है, नॉर्म्स हैं, इन चीज़ों का आपको इल्म हो तो फिर आप ज़्यादा अच्छे से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सोशल साइंस को तो जो द सोशल साइंसेज हैं इनको तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले सोशियोलॉजी के मुतालिक कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। पहले भी हमने पढ़ी है लेकिन फिर हम देख लेते हैं। सोशियोलॉजी का मतलब तो ये है कि जो वो तमाम इल्म जो सोसाइटी के मुतालिक हो, जो सोसाइटी के मुतालिक हम इल्म हासिल करते हैं, उस इल्म को सोशियोलॉजी कहा जाता है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का आपका तरीकाकार वही है। पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में आप लिख देंगे कि सोशियोलॉजी इज़ द सोशल साइंस है एंड इट इज़ द एंड वी कैन अटेन द नॉलेज ऑफ कस्टम्स नॉर्म्स अबाउट द सोसाइटी एंड इसमें फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि वो तमाम जो चीज़ें हैं जो सोसाइटी में, मतलब हमारी रिलेशनशिप हैं दूसरे लोगों के साथ या दूसरे ग्रुप्स के साथ, या फिर इसके अलावा जो हमारी रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के साथ, इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं सोशियोलॉजी में। तो इंट्रोडक्शन के बाद आप इसके मीनिंग लिख लेंगे, फिर उसके बाद आपकी इंटरप्रिटेशन क्लास आ जाएगी, डेफिनेशन आ जाएगी। डेफिनेशन बेशुमार राइटर्स ने अपनी अपनी अलग से दी हैं। तो उनमें से एक राइटर है वार्ड एंड ग्राहम समनर। वार्ड एंड ग्राहम समनर ये कहते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी। ये एक ऐसी साइंस है जो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के मुतालिक है, यानी कि सोसाइटी के मुतालिक तमाम किस्म का इल्म हासिल करना, जिसमें आ जाता है सोसाइटी के कस्टम्स आ जाते हैं, सोसाइटी के नॉर्म्स आ जाते हैं, सोसाइटी के रूल्स आ जाते हैं, सोसाइटी में रहने सहने के तौर तरीके आ जाते हैं, सोसाइटी में हमने सर्वाइव कैसे करना है, सोसाइटी में हमने इम्प्रूवमेंट कैसे लेके आनी है। तो ये सारी चीज़ें सोसाइटी के मुतालिक जब हम पढ़ेंगे तो उनको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एक साइंस ऑफ सोसाइटी है। इसके अलावा एक राइटर है वेबर, वो ये कहते हैं द स्टडी ऑफ सोशल एक्शंस। सोशल एक्शंस की स्टडी को कहा जाता है सोशियोलॉजी। फिर एक राइटर है दुर्केम, वो ये कहते हैं द साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशन। सोशियोलॉजी क्या है, ये मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस की एक साइंस है। तो इस तरह से ये बेशुमार राइटर हैं। यहाँ पे तकरीबन 12 राइटर लिखे हुए हैं आपकी बुक के ऊपर, जिन्होंने अपनी अलग से डेफिनेशंस दी हैं। इनमें से जो भी डेफिनेशन आपको आसान लगे, आपने 2 या आपने 3 डेफिनेशन कर लेनी है। मिनिमम 2, मैक्सिमम 3 हो। इससे ज़्यादा डेफिनेशन एक क्वेश्चन में लिखने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप इनमें से कोई 1-2 राइटर की डेफिनेशन उठा के तो उसको मीनिंग में ऐड कर सकते हैं। फिर 1-2 राइटर की जो डेफिनेशन है उसको आप इंटरप्रिटेशन क्लास में, डेफिनेशन क्लास में लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद इसके अलावा अगर आपको सोसाइटी का ऑब्जेक्ट या इसकी नेचर के मतलब कोई हेडिंग मिल जाती है तो वो भी आप इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक था मेन सोशियोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस पे था। तो अब हम सोशियोलॉजी का रिलेशनशिप अदर सोशल साइंसेस के साथ 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स की, और फिर दूसरे नंबर पे है सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस की, फिर तीसरे नंबर पे है सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री की है, और 4 नंबर पे है सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, और 5 नंबर पे है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, 6 नंबर पे है सोशियोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, और 7 नंबर पे है सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी एंड एजुकेशन पे। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स को। सोशियोलॉजी के मुतालिक तो हमने पहले पढ़ा है कि सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी है, सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल एक्शन है, सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो अब हम इससे पहले हम पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक्स के मुतालिक कुछ थोड़ा बहुत। इकोनॉमिक का क्या है? इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द सोशल लाइफ ऑफ पीपल इन द स्पेशल फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, distribution and consumptions of wealth, goods and services. In these 3 processes, social life of man in various forms of goods and services is required. हाँ जी, इकोनॉमिक्स में अब क्या चीज़ें हैं? इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर हम स्टडी करते हैं वेल्थ के अबाउट, कि वेल्थ को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, फिर वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, फिर वेल्थ को कंज्यूम कैसे किया जाता है,
तो इसी के मतलब हम पढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों के मतलब इकोनॉमिक्स में। अब मतलब वेल्थ को हासिल करने के लिए या तो हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ को सर अंजाम दे के, तो मुख्तलिफ किस्म की जो सर्विसेज हैं उनको सर अंजाम दे के तो हम वेल्थ को हासिल करते हैं। तो इस तरह से जो इनकम है हासिल करने के लिए हम दो तरह के सोर्स इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये है कि गुड्स वगैरह प्रोड्यूस की जाती हैं, दूसरा क्या है कि सर्विसेज सर अंजाम दी जाती है। जैसे एक टीचर है, वो कोई चीज़ तो पैदा नहीं कर रहा होता, लेकिन वो अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे के तो उसके बस वो सैलरी हासिल कर रहा होता है, वो भी उसकी इनकम है। इसके अलावा अगर हम एक फार्मर की एग्जांपल ले लें, तो फार्मर क्या करता है कि वो चीज़ें प्रोड्यूस करता है, गंदम उगाता है, चावल उगाता है, या इसके अलावा कुछ चीज़ प्रोड्यूस करता है, तो फिर उसको वो बेच के तो वो पैसे हासिल करता है। तो मतलब ये है कि ये दोनों तरीके क्या हैं, ये पैसे हासिल करने के तरीके हैं। तो हम फिर देखते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है, ये तो हमने इकोनॉमिक्स से पढ़ लिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है। सोशियोलॉजी अब ये है कि सोशियोलॉजी में हम मुख्तलिफ जो नॉर्म्स हैं सोसाइटी के, कस्टम्स हैं, उनका मुताला करते हैं। तो सोसाइटी में फिर हम ये देखते हैं कि हमारी बेसिक नीड्स क्या हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पेश आती है। फिर हम देखते हैं कि सोसाइटी में रहने के लिए हमें घर की ज़रूरत होती है। फिर हम देखते हैं कि सोसाइटी में रहने के लिए हमें और बहुत सारी चीज़ें जैसे गाड़ी है, फिर हमें अपना घर हासिल करने के लिए, फिर हमें एजुकेशन हासिल करने के लिए, फिर हमें इसके अलावा कुछ और बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत पेश आती है। फिर दूसरी बात ये होती है कि पैसे हासिल कहाँ से किए जाते हैं। पैसे हासिल करने के तौर तरीके फिर हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में। फिर वहाँ पे हम जाते हैं कि या तो चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है या फिर मुख्तलिफ सर्विसेज अंजाम दी जाती हैं, उस तरह से फिर पैसे हासिल किए जाते हैं। तो इस तरह से इन दोनों के दरमियान एक गहरा ताल्लुक पाया जाता है, इकोनॉमिक्स के में भी और सोशियोलॉजी में भी। सोशियोलॉजी में फिर हम एक दफ़ा इसको क्लियर कर लेते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी है। सोसाइटी में रहते हुए अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, घर बनाने के लिए और एजुकेशन हासिल करने के लिए, या फिर अपने घर वालों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, सोसाइटी में अपना लाइफस्टाइल बेहतर करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पेश आती है। जब हमें पैसों की ज़रूरत पेश आती है तो हम फिर ये इकोनॉमिक्स का सहारा लेते हैं कि पैसों को हासिल कैसे किया जाए। पैसों को हासिल करने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज अंजाम दे के या फिर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को प्रोड्यूस करके, तो उनके ज़रिए फिर पैसे हासिल किए जाते हैं और अपनी नीड्स को पूरा किया जाता है। इसके अलावा सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स के रिलेशनशिप को और वाज़ेह करने के लिए एक एग्जांपल दी गई है। वो ये है कि व्हेन द लेबरर्स ऑफ फैक्ट्री गो ऑन स्ट्राइक, द सोशियोलॉजिस्ट कम्स इन एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम बाय आर्बिट्रेशन। होता क्या है कि फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है या उनको मुआवजा उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं दिया जाता, उनकी मेहनत के मुताबिक नहीं दिया जाता, या इसके अलावा उनको कोई और सोशल इशू हो, तो उसको पूरा करने के लिए वो जब स्ट्राइक में जाते हैं तो सोशियोलॉजिस्ट आते हैं और वो उनकी तमाम तरह की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं और उनकी स्ट्राइक को ख़त्म करवाते हैं। तो इस तरह से जब फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर स्ट्राइक पे जाते हैं तो इकोनॉमिक्स का सहारा लेना पड़ता है कि क्या ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने स्ट्राइक की। और जब सोशियोलॉजिस्ट माहिरीन आते हैं, वो आके उनकी तमाम जो कंडीशंस हैं उनको सुनने के बाद, उनकी जो तमाम विशेज़ हैं उनको सुनने के बाद वो उनके मैटर्स को रिजॉल्व करवाते हैं। तो फिर उनको उन लेबरर्स की विशेज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए सोशियोलॉजी की ज़रूरत पेश आती है कि किस तरह से उन्होंने उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस deals with the social life of people in their attempt to govern themselves, the distribution of power and authority among individuals on the basis of social position in society, and exercising social control are the major functions of political science. अब होता क्या है कि जब इंसान एक आम सोशल लाइफ गुजार रहा होता है तो उस सोशल लाइफ में उसको मुख्तलिफ तरह की लीडिंग्स की ज़रूरत होती हैं, जहाँ जो सोसाइटी में कुछ लोग सामने आते हैं और वो आके तो सियासत में हिस्सा लेते हैं कि वहाँ पे उनका सियासत में हिस्सा लेने का मकसद ये होता है कि इंडिविजुअली तमाम लोगों की प्रॉब्लम्स को हल किया जाए और उन सोसाइटी के मसाइल को ख़त्म किया जाए। और फिर उनकी ये भी ख्वाहिश होती है कि वो सोसाइटी में
एक उनका एक स्टेटस हो और उनकी बात को फॉलो किया जाए, तो अपनी पोजीशन को बहाल करने के लिए, अपनी पोजीशन बेहतर करने के लिए, एक अच्छा स्टेटस हासिल करने के लिए जब लोग बाहर आते हैं और वो सियासत करते हैं और वो भी अपनी उन मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए इंडिविजुअली लोगों को इस बात के लिए कायल भी करते हैं कि उनको सपोर्ट किया जाए, तो फिर क्या होता है कि इन हालात में भी जब हम पॉलिटिकल साइंस की स्टडी कर रहे होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि मतलब इक़्तिदार आला कैसे हासिल किया करना है, या फिर उसके बाद इक़्तिदार आला हासिल करने के लिए हमें किस तरह मेहनत करनी पड़ेगी, किस तरह लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। तो फिर ये होता है कि इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए, इन सारी चीज़ों के मुताबिक चलने के लिए फिर हमें मुख्तलिफ सोसाइटीज़ जहाँ से हमें रहनुमाई की ज़रूरत होती है, जहाँ से हमें वहाँ के रहने वाले लोगों की हमदर्दियों की ज़रूरत होती है, हम पहले उनके मसाइल को समझते हैं। हम देखते हैं कि उनको सोसाइटी में रहते हुए किन चीज़ों की, किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। फिर हम उनको इस चीज़ का उनके साथ वादा करते हैं कि उनके तमाम जो मसाइल हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, और इसके लिए कंडीशन ये है कि पहले वो हमारी हेल्प करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हम कोई मतलब लीडर बने सोसाइटी में, और लीडर बनने के बाद फिर हम उन तो सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करें। तो इस तरह से किसी न किसी तरह से भी जब हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं तो उसके साथ सोशियोलॉजी की भी ज़रूरत पेश आती है, ताकि सोसाइटी में रहते हुए अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ही हमने अपने लीडर्स को अपॉइंट करना होता है, और फिर हमने उनसे मुख्तलिफ तरह के काम भी लेने होते हैं। तो इस तरह से सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस का आपस में एक बहुत गहरा ताल्लुक पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री में अब क्या है, इन हिस्ट्री द फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन इज ऑफन लिटरेरी एज वेल एज साइंटिफिक। It is based on written record of unique events like military conflicts, political events, the activities of rulers, the economic change, and more recently the social change. होता क्या है कि जो यूनिक किस्म के इवेंट्स अकर होते हैं सोसाइटी में, उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, उनको सेव कर लिया जाता है, या फिर पॉलिटिकल इवेंट्स को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, या फिर जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ ऑफ रूलर्स हैं उनका रिकॉर्ड कर लिया जाता है, या फिर इकनॉमिक चेंज सोसाइटी में अगर आता है तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और इसके अलावा मोर रिसेंटली सोशल चेंज हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो जब ये सारी चीज़ें सोसाइटी में हो रही होती हैं तो इनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, तो वो आस्ता आस्ता टाइम के गुजरने के साथ साथ वो हिस्ट्री बनती चली जाती हैं। सोशल मूवमेंट्स इसके अलावा अगर की जाए तो उनको रिकॉर्ड करने के बाद वक्त के गुजरने के साथ वो भी एक हिस्ट्री बन जाती है। तो फिर होता क्या है कि हिस्ट्री का फ़ायदा क्या होता है कि जब वक्त के गुजरने के साथ साथ फिर कभी उस तरह के मसाइल आ जाए सोसाइटीज़ में, तो हिस्ट्री का सहारा लिया जाता है। स्टडी करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि जब माजी में ये वाक़या पेश आया था तो उसको किस तरह से हल किया गया था, तो उसको हल करने के लिए किस तरह से लोगों ने कोशिशें की, फिर उन मैटर्स को हल किया, और अगर उसके कोई फ़वाइद नज़र आते हों तो फिर प्रेजेंट में भी उस तरह के तरीक़ाकार को अपना कर तो उन तमाम मसाइल को ख़त्म किया जाता है। फिर इसके अलावा फ्यूचर में भी अगर कभी ज़रूरत पेश आए तो इस चीज़ का रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि माजी में भी एक मसला बना था तो उस मसले को इस तरह से लोगों ने हल किया, तो फिर उसके बाद ये एक हिस्ट्री बन गया। आज भी प्रेजेंट एज में भी इसकी ज़रूरत पेश आई तो उसकी हेल्प लेते हुए इस मसले को ख़त्म किया गया। फिर अब अगर फ्यूचर में भी इस तरह का कोई मसला आएगा तो तब भी हिस्ट्री की हेल्प लेके तो उसमें उसको बेहतर किया जा सकता है। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं बना था तो फिर मुख्तलिफ जो रहनुमा थे हमारे, उन्होंने जिन जिन चीज़ों को महसूस किया, जैसे वहाँ तब तालीम की बहुत कमी थी, सर सैयद अहमद ख़ान ने तालीमी खिदमात सर अंजाम दी, फिर जो जैसे जैसे उन्होंने तहरीक अलीगढ़ स्टार्ट की या इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने तहरीकें की, तो फिर उनको रिकॉर्ड कर लिया गया और वो फिर वक्त के गुजरने के साथ साथ वो एक हिस्ट्री बन गई। और आज भी इस मौजूदा दौर में भी जब हम सोशियोलॉजी को पढ़ रहे थे, अगर किसी एरिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जहाँ पे एजुकेशन की कमी हो तो हम फिर वो हिस्ट्री का सहारा लेते हैं कि एक ऐसा वक्त था जब एजुकेशन की कमी पाई जाती थी सोसाइटी में, और उस कमी को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ रहनुमाओं ने किस तरह से खिदमत सर अंजाम दी। फिर हम उनका सहारा लेते हुए फिर प्रेजेंट एज में भी उनके मुताबिक उनके ऊपर वर्क करते हुए तलीम की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं।
तो फिर ये है हिस्ट्री। और फिर हम क्या करते हैं कि जब हम हिस्ट्री का कंपैरिजन करते हैं सोशियोलॉजी के साथ, तो सोशियोलॉजी क्योंकि नॉलेज है मुख्तलिफ नॉर्म्स का, मुख्तलिफ कस्टम्स का, तो जब हम इसको मैच करते हैं सोशियोलॉजी के साथ हिस्ट्री को, तो फिर हम देखते हैं कि प्रेजेंट एज में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। फिर उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए करते हैं हिस्ट्री का सहारा लिया जाता है, हिस्ट्री का सहारा लिया जाता है। तो इस तरह से फिर जो है हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं सोशियोलॉजी के और हिस्ट्री के ताल्लुक को। इसके साथ ही नंबर 4 पे है सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या है? एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है इज द स्टडी ऑफ मैन। ये एक ऐसी ब्रांच है, ये एक ऐसी शाख है जिसमें स्टडी ऑफ मैन, जिसमें इंसान के मुतालिक स्टडी की जाती है। इन दिस सब्जेक्ट हुई स्टडी प्री हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक्स, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड कल्चरल आर्थ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में अब क्या है कि ये एक ऐसी साइंस है जिसमें स्टडी ऑफ मैन की जाती है, यानी कि मैन की हिस्ट्री, इंसान पैदा कैसे हुआ, फिर इंसान का वजूद कैसे इस दुनिया में कायम हुआ, कैसे इस दुनिया में आया। फिर हम देखते हैं कि इसकी जो है इंसान की मतलब उसकी मतलब जो मुख्तलिफ बेसिक नीड्स हैं उनको कैसे सोसाइटी में पूरा किया जाता है। फिर वो जब उसको कोई बेसिक नीड उसकी पूरी नहीं होती है, वो उसके लिए किस तरह से मेहनत करता है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि जो है मतलब रिसेंटली ट्रेंड क्या है, अब मतलब जो इस मॉडर्न एज के मैन हैं उनकी क्या क्या उनकी हिस्ट्री क्या है, या फिर उनकी ख्वाहिशात क्या क्या हैं, या फिर फ्यूचर में इंसान किस तरह के इंसान होंगे, उनकी क्या ख्वाहिशात होंगी। तो इसके अलावा हम फिर ये कह सकते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी साइंस की एक ऐसी साइंस है जो हमें मतलब इल्म फराहम करती है इंसानों के मतलब, इंसानों की प्री हिस्ट्री के मतलब, इंसानों की प्रेजेंट हिस्ट्री के मतलब, इंसानों की फ्यूचर में जो होने वाले उनके साथ तमाम मतलब जो तमाम उनके साथ फ्यूचर में मामला होंगे उन सब के मुतालिक हमें इल्म मिलता है एंथ्रोपोलॉजी में। फिर ये कहते हैं कि मेन एम ऑफ दिस एरियाज इज द स्टडी द कल्चर ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटीज, बट द रिसेंट ट्रेंड इज टू स्टडी द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल चेंज इन वेरियस कल्चर्स। अब यह है कि एंथ्रोपोलॉजी की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है, क्यों हम कहते हैं कि एक ऐसी साइंस की शाख भी हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टडी ऑफ मैन हो। ये इसलिए होती है कि हम देखते हैं कि हम माजी में इंसानों के कल्चर को स्टडी करते हैं, फिर हम उसका कंपैरिजन करते हैं प्रेजेंट कल्चर के साथ। फिर हम देखते हैं कि आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद या 1 सदी बाद इंसानों का कल्चर किस तरह का होगा। तो इस तरह से इंसानों के कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एंथ्रोपोलॉजी को स्टडी करने की ज़रूरत पेश आती है। तो इसका मकसद क्या होता है कि कभी कभार ऐसे मामला आते हैं हमारी ज़िंदगी में कि जो आज से 50 साल पहले के इंसान थे वो मामला उनके साथ अटैच होते हैं। फिर हम उन मामला को अगर आज के जो मसाइल हैं इनके मुताबिक तय करने की कोशिश करेंगे या उनके मुताबिक समझने की कोशिश करेंगे तो वो नामुमकिन होगा। हमें आज से 50 साल पहले के मामला से निपटने के लिए या उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत पेश आती है कि हम तब क्या ट्रेंड था इंसानों के रहन सहन का, या तब क्या उनके कस्टम थे, तब किस तरह के नॉर्म्स से सोसाइटी के, किस तरह के रूल्स को फॉलो किया जाता था, तब बेसिक नीड्स जो थी उनको किस तरह से पूरा करते थे लोग। फिर इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी को डिटेल से स्टडी करते हैं। फिर उससे हमें ये मतलब जो प्री हिस्ट्री है इंसानों की उसके मुतालिक हर तरह का हमें इल्म मिल जाता है और फिर हम उनको उसके मुताबिक ही समझने की कोशिश करते हैं। फिर इसके अलावा अगर हमें मतलब आज इस एज में, इस प्रेजेंट एज में अगर हमें कहीं कोई ज़रूरत पेश आ जाती है तो फिर हम उसको भी हल करने के काबिल हो जाते हैं क्योंकि उसमें हमने एंथ्रोपोलॉजी को डिटेल से स्टडी किया था। इसके अलावा फिर ये होता है कि इसमें इंसानों के रवैये, उनके कस्टम्स के लिहाज से, फिर उनके रूल्स के लिहाज से, सोसाइटी के रूल्स के लिहाज से सारे बताए गए होते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि जैसे अगर मतलब
किसी और सूबे का या फिर इसके अलावा किसी और एरिया का के किसी बंदे से हम मिलते हैं तो उससे देखने से ही, उसकी शक्ल शुबात से या उसकी बातचीत के स्टाइल से ही हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि फ़लाँ सोसाइटी से ये बिलोंग करता होगा, ये फ़लाँ एरिया की तरफ से लगता है कि वहाँ से आया होगा, और अंदाज़ा लगा के हम उससे ये बात कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, ये सारी मतलब हमारे दिमाग में कैसे ये बातें आ जाती हैं, जब हम एंथ्रोपोलॉजी को डिटेल से स्टडी करते हैं तो फिर हमें ये सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं। तो जब हम इस एंथ्रोपोलॉजी का सोशियोलॉजी के साथ फिर कंपैरिजन करते हैं तो इससे ये होता है कि सोशियोलॉजी फिर वही बात आ जाती है कि साइंस ऑफ सोसाइटी है। तो फिर चूँकि सोसाइटी का वजूद ही इंसानों से है, तो इंसान ही एक सोसाइटी को बनाते हैं, तो वहाँ पे इंसानों के तौर तरीके, फिर इंसानों के रहन सहन का स्टाइल, फिर इंसानों के सरवाइव कैसे करते हैं सोसाइटी में, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें सोशियोलॉजी को पढ़ना पड़ता है। सोशियोलॉजी में आते हुए जब फिर हमें इंसानों के रवैयों के मुतालिक, उनकी प्री हिस्ट्री के मुतालिक, उनके कस्टम्स के मुतालिक पढ़ना पड़े तो फिर हम एंथ्रोपोलॉजी का सहारा लेते हैं। तो फिर इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब भी कभी इंसानों के मुतालिक स्टडी का कोई मामला आए तो हम सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी दोनों को मिला के ही पढ़ेंगे, तो फिर ही ये ज़रूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी अब क्या है? साइकोलॉजी इज़ द फील्ड विच डील्स विद ह्यूमन नेचर और ह्यूमन एक्टिविटी इन जनरल, मेंटल टेम्परामेंट, पर्सनैलिटी ट्रेड्स एंड राइजिंग ऑफ द सेल्फ आर अ फ्यू ऑफ द साइकोलॉजिकल एरियाज ऑफ स्टडिंग इंडिविजुअल्स। अब हम देखें, हम अपने इर्द गिर्द के माहौल में ऐसे लोगों को देखते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ी सी बात पे गुस्सा आ जाता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो तहम्मुल मिजाज होते हैं, इनके सामने बड़ी से बड़ी बातें कर दी जाएँ या बड़े से बड़े मामला आ जाएँ लेकिन फिर भी वो सब्र के साथ बैठे होते हैं। या कुछ लोगों का मिजाज ही ऐसा होता है कि वो चीज़ों को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे होते, या फिर कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनका मेंटल लेवल जो है वो काफ़ी हद तक बिगड़ चुका होता है। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें साइकोलॉजी की ज़रूरत पेश आती है। फिर हम साइकोलॉजी को जब डिटेल से पढ़ते हैं तो हम इंसान की नफ्सियात को पढ़ने के काफ़ी हद तक काबिल हो सकते हैं। यानी कि हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं, जैसे ये माहिरीन नफ्सियात होते हैं, ये इनके पास जब किसी बंदे को लेके जाया जाता है, जब वो उसका कोई मेंटली प्रॉब्लम हो या इसके अलावा उसके मिजाज में कुछ चिड़चिड़ापन आता हो, या फिर वो मतलब अपने इस मिजाज की वजह से वो उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका हो, और इसको हल करने के लिए जब उसको किसी माहिर नफ्सियात के पास लेके जाया जाता है तो फिर वो उससे यही बात करता है, सबसे पहले करता है कि तुम्हारा नाम क्या है, फिर तुम किस सोसाइटी से बिलोंग करते हो, फिर किस सोसाइटी से बिलोंग करते हो। जब बात सोसाइटी की आती है तो फिर वहाँ पे ज़रूरत पेश आती है सोशियोलॉजी की, फिर वहाँ पे सहारा लेना पड़ता है सोशियोलॉजी के इल्म का। फिर हम सोशियोलॉजी की इल्म का जब सहारा लेना पड़ेगा तो फिर उससे हम देखेंगे कि जिस सोसाइटी से वो बंदा बिलोंग कर रहा है सोसाइटी के कस्टम्स कैसे हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, वहाँ पे लोगों की जो मतलब इन्वायरमेंट है वो किस तरह का है। फिर उसको समझ के फिर वो जो माहिर नफ्सियात है, फिर उस बंदे की जो सारी मतलब हिस्ट्री को जानने के बाद, उसकी सोसाइटी को जानने के बाद वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसको किस तरह की प्रॉब्लम है और इसको किस तरह से हल किया जा सकता है, या इसको अब किस तरह के पुरअमन माहौल में रखा जाए तो इसका जो मेंटल लेवल है वो सही हो सकता है। तो इस तरह से फिर जब भी कभी ज़रूरत पेश आती है तो किसी की नफ्सियात को चेक करने की, तो फिर उसके साथ ही सोशियोलॉजी को भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत पेश आ जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का और सोशियोलॉजी का एक बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है आपस में। तो सोशियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए साइकोलॉजी को भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, और साइकोलॉजी को करने के लिए सोशियोलॉजी के मतलब भी चीज़ों को डिटेल से जानना ज़रूरी है। तो इस तरह से इन दोनों के दरमियान भी एक गहरा ताल्लुक़ पाया जाता है जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वह सोशियोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स से अब क्या मुराद है? अकॉर्डिंग टू लैंडबर्ग, ये एक राइटर हैं, इनके मुताबिक ये कहते हैं ऑल फिनोमिना कैन बी क्वान्टिफाइड, द इम्पोर्टेंस ऑफ नंबर्स इज एविडेंट फ्रॉम द verdict is in social phenomena. Statistics provides the researcher with methods and techniques of measuring qualitative
एस्पेक्ट्स ऑफ द इवेंट्स आल्सो। देखें, अब होता यह है कि हमारी लाइफ में या हम हिस्ट्री पढ़ें तो बेशुमार इवेंट्स हो चुके होते हैं। हो सकता है एक ही प्रॉब्लम के ऊपर बार बार कोशिश की गई हो या बार बार उसके ऊपर मूवमेंट्स की गई हो, मुख्तलिफ तरह की तहरीकें की गई हों, तो फिर वो आस्ता आस्ता हिस्ट्री बनता जाता है। फिर ये होता है कि अब फ़र्ज़ कर ले कि एक मामला अगर 1000 दफ़ा हुआ है हिस्ट्री में, क्योंकि दुनिया बने हुए तो 20 सदियाँ गुजर चुकी हैं और इन 20 सदियों में हो सकता है कि एक मैटर कई दफ़ा इंसानों की ज़िंदगी में आया हो। तो फिर क्या होता है कि उन मामलात को करने के लिए मतलब उनको काउंट करने के लिए हमें फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो फिर उनको एक शॉर्ट फॉर्म में काउंट करने के लिए हम किस चीज़ का सहारा ले लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स का सहारा ले लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी साइंस है जो हमें मुख्तलिफ तरह के तरीके प्रोवाइड करती है जिनके ज़रिए हम एक मतलब उनकी ना कर लेते हैं, उनको काउंट कर लेते हैं कि इस तरह के मामला इतनी दफ़ा आए थे, इस तरह के इतनी दफ़ा आए, उन सारों को फिर हम काउंट करके इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उनको हम मतलब कंबाइन करके तो लेके चलते हैं। तो इस तरह से हमें ना काफ़ी फ़ायदा हो जाता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर जब हम स्टैटिस्टिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो जब हमने चीज़ों को काउंट करना है या फिर हमें स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करती है मुख्तलिफ मेथड्स तो चीज़ों को काउंट करने के लिए, तो फिर हमें ज़रूरत फिर साथ पेश आती है सोशियोलॉजी की। यानी कि सोशियोलॉजी में भी हम देखते हैं कि ये चूँकि साइंस ऑफ सोसाइटी है तो सोसाइटी में भी किस किस तरह के मतलब इवेंट्स हुए, कैसे कैसे इनको रिजॉल्व किया गया, फिर कितनी दफ़ा उनको रिजॉल्व किया गया, फिर उनको काउंट करने के लिए, फिर उनको बेहतर तरीके से उनकी मिकदार को जानने के लिए फिर सोशियोलॉजी की ज़रूरत पेश आती है। फिर स्टैटिस्टिक्स को कि मतलब अपना जो माहिरीन स्टैटिस्टिक्स हैं वो अपनी एक हतमी राय देने के लिए सोशियोलॉजी के मतलब भी तमाम मालूमात इकट्ठी करके तो फिर उनको दादोशुमार करके तो अपना एक ओपिनियन पेश कर देते हैं। तो उसको फिर कहा जाता है कि इस तरह से स्टैटिस्टिक्स में भी और सोशियोलॉजी इन दोनों में भी एक गहरा ताल्लुक पाया जाता है। उसके बाद एट द एंड हमारे पास एक हेडिंग है सोशियोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी एंड एजुकेशन। सोशियोलॉजी का क्रिमिनोलॉजी और एजुकेशन के साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक है। अब हम देखते हैं कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जिनको जो जाने माने होते हैं जहाँ पे ना क्राइम वगैरह आम होते हैं। हम कहते हैं कि फ़लाँ जो एरिया वहाँ पे तो बड़े ही लोग क्रिमिनल हैं। तो ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अंदाज़ा लगाते हैं कि उस सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं ही क्रिमिनल हैं। तो फिर अगर इसके अलावा हम देखें कि कोई ऐसी सोसाइटीज़ है जहाँ पे कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, जहाँ पे कभी कोई मतलब मुंशियात वगैरह का लेन देन नहीं हुआ, जहाँ पे एक पूरा मन तरीके से लोग रह रहे हैं, तो हम फिर उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों को हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही पूरा मन सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो फिर उसी के मुकाबिल जब हम देखते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे आए दिन लड़ाई झगड़े दंगे फसाद और वहाँ पे ज़नाकारी और वहाँ पे चोरियाँ और फिर वहाँ पे मतलब मुंशियात के आदी होते हैं लोग, तो हम कहते हैं कि ये एक मतलब क्रिमिनल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो फिर जब हम क्रिमिनोलॉजी और सोशियोलॉजी को के ताल्लुक़ को वाज़ह कर रहे होते हैं तो मतलब जब हम ये बात करते हैं कि ये बंदा क्रिमिनल है तो क्रिमिनल क्यों है, फिर हम उसकी सोसाइटी के मुतालिक जाते हैं। सोसाइटी के मुतालिक जब हम जाएंगे तो फिर वो सोसाइटी फिर क्या है, वो साइंस ऑफ सोसाइटी है। तो मतलब फिर हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से सोशियोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी में भी एक होता है गहरा ताल्लुक है। फिर इसके साथ ही जब हम सोशियोलॉजी का एजुकेशन के साथ ताल्लुक वाज़ह करते हैं तो हम देखते हैं कि हम मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में देखते हैं कि किसकी सोसाइटी में एजुकेशन इतनी मतलब आम नहीं है, वहाँ पे एजुकेशन की कमी है। फिर इन चीज़ों को फील करते हुए हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि फ़लाँ सोसाइटी में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, वहाँ पे एजुकेशनल आइटम्स हों ताकि लोग आसानी से एजुकेशन हासिल कर सके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी और एजुकेशन का भी आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। तो इन सब को अलग-अलग डिस्कस करने के बाद फिर आप कर लेंगे कि इसका कंक्लूजन लिख लेंगे एक हेडिंग, और जो आपने इसकी सारी वो जो चीज़ें पढ़ी होंगी इसकी अदर सोशल साइंसेज में, उन सारी को आप अपने कंक्लूजन में लिख लेंगे कोई 4-5 लाइनों में। तो इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन आज का ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।